भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा ही था। ये पहला खोजा गया स्थान था, पहला खोजा गया स्थान था। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि इसे खोजा कौन था और कब खोजा था। तो इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे किया था। रावी नदी के किनारे किया। इसकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे किया। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज ये देख लेते हैं किसने किया इसी समय। मोहनजोदड़ो का खोज जस्ट इसके एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया और ये सिंधु नदी किनारे किया। सिंधु नदी के किनारे किए। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया। इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होना कि सिंधु सभ्यता की खोज सिंधु नदी किनारे हुई थी, नहीं। सिंधु सभ्यता की खोज रावी नदी किनारे हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी किनारे हुई थी। ये परीक्षा हम लोग को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये सब साक्ष्य पाए गए और अपने भारत में कहाँ कहाँ मिले। हम लोग आइए इसको नुस्खे के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा साक्ष्य पाया गया। ठीक है, ये हो गया होगा आपको लोग रिलेट करते हैं या आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ मिल रही थी, नावी नदी किनारे मिल रही थी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे मिल रही थी। तो आइए पहले हम लोग इसको करते हैं कि ये कहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकलता है सतलज नदी राजस्थान से, जो कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए राजस्थान से निकलता है, जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए पंचनद में मिलता है। पांचों नदियों का समूह जाते हैं। सतलज मिलता है, फिर व्यास, फिर रावी, चिनाब, झेलम,
और सिंधु भी राजस्थान से निकलती है, बाहर से जाती है। ठीक है, तो ये जो रावी है, रावी नदी किनारी, रावी नदी का जो किनारा है मुहाने पर भारत से बाहर, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की खोज हुई। सिंधु सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, और ये जो ऊपर सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज हुई यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे। ये सब तो भारत के बाहर के एरिया है। हम लोग देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ से मिले, तो देखिए ये हम लोग उत्तर और दक्षिण में देखते हैं। थोड़ा सा पास इसको टेढ़ा कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर में जो है ये मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में दाइमाबाद है। उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दाइमाबाद है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और पूरब में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में ये इधर सुरकांगेडोर है, सुरकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ, और पश्चिम में सुरकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं, हमने ये देखा कि ये सब भारत में कहाँ कहाँ मिल रहे थे। अब हम लोग ये देखें कि किस किस नदी किनारे मिलते हैं। ये जो मांडा है जम्मू कश्मीर का, ये चिनाब नदी किनारे मिलता है। चिनाब, सतलज व्यास रावी चिनाब, मतलब ये इधर कहीं में मिलता है इसका साक्ष्य। ठीक है, और उसके बाद आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी किनारे पे मिलता है। हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, जो आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ पे गोदावरी नदी है। तो दाइमाबाद जो है गोदावरी नदी किनारे पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे। और सुरकांगेडोर बलूचिस्तान में जो पड़ता है ये दासक नदी किनारे है, ये दासक नदी किनारे पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिया कि कौन कौन सा कहाँ से मिलता है। आइए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिंधु घाटी की खोज रावी नदी किनारे पे हुआ था, यहाँ पे रावी लिख देता हूँ। कितने में? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता खोज, और सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो खोज 1922 में हुआ। उसके बाद ये सब तो भारत के बाहर थे। आप भारत में कहाँ कहाँ से मिले साक्ष्य? तो जम्मू कश्मीर के मांडा से मिला, दक्षिण में दाइमा महाराष्ट्र,
दयाबाद महाराष्ट्र पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ से मिला और पश्चिम में सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान से मिला। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस नदी के किनारे पड़ते हैं, तो जम्मू कश्मीर का मांडा जो चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर मेरठ जो है हिंडा नदी के किनारे, और दयाबाद जो है महाराष्ट्र पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे, क्योंकि यहीं से गोदावरी नदी निकल के आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ से सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान जो है दासर नदी के किनारे पड़ता है। हम लोग जियोग्राफी में नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जानते हैं, ठीक है। आप लोग उसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग रिवाइज करके सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखते हैं सिंधु घाटी की विशेषता। सिंधु घाटी की विशेषता। सिंधु घाटी की विशेषता में पहला चीज ये था कि वो पूरी तरह से शहरी नियोजित व्यवस्थाएं थी। मतलब कि आज की जो शहर में सारी व्यवस्थाएं हैं मिलती हैं हम लोग को, वो व्यवस्थाएं आज से सोच लीजिए 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच मिलती हैं। नालियाँ सड़कों को समकोण पर काटती थी, उस समय नालियाँ थी। स्नानागार मिला है, योगी की प्रतिमा मिली है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है जो बिल्डिंग बनाने में, मजबूत बिल्डिंग बनाने में प्रयोग होता है। शहद का प्रयोग करते थे ये लोग। ये हम लोग देखते हैं लाइन बाई लाइन कि लोग क्या क्या प्रयोग करते थे और क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये शहरी नियोजित व्यवस्था थी। शहरी नियोजित व्यवस्था, शहरी नियोजित व्यवस्था थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि शहर के सारे सिस्टम उस समय मिलते थे। जब खोदा गया तो देखा गया कि यहाँ तो शहर की हर एक व्यवस्था है। उसके बाद दूसरा था कि सड़कें जो थी, यहाँ नालियाँ जो थी, नालियाँ जो थी सड़कों को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। समकोण आप लोग समझते होंगे, 90 डिग्री, मतलब कि ऐसे, अगर सड़क ऐसे है तो नाली ऐसे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। बिल्डिंग बनाने के लिए लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अब शहर था भाई, तो शहर में आज जैसे हमारे शहर में व्यवस्था है वैसे उस समय भी थी। तो पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, तो इसका मतलब कि वो घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और ईंटों का अनुपात पूछता है, आइए हम देखते हैं ईंटों का अनुपात क्या था। तो ईंटों का अनुपात 4:2:1, ये उनके ईंटों का अनुपात था, ठीक है। उसके बाद
फोर्थ नंबर आइए देखते हैं क्या था। व्यवसाय की प्रमुखता थी, व्यापार की, व्यापार की प्रमुखता थी। व्यापार की प्रमुखता थी क्योंकि इसके पहले पहिया खोज हो गया था, तो बैलगाड़ी पे सामान इधर से उधर लाद के लेके जाते थे हम लोग, और ये व्यापार करते थे अपना। ठीक है। इनके माप तोल की इकाई, कोई मुद्रा तो उसमें चलती नहीं थी, तो सामान के बदले सामान लेते थे। मतलब कि अगर 10 किलो गेहूँ दिए तो उनसे कपास ले लिए, कोई कपास दिया तो कोई सोना दे दिए। मतलब यही था कि सामान के बदले सामान लेते थे, न कि पैसा उसमें चलता ही नहीं था, मुद्रा। इसलिए व्यापार सामान दे के, सामान एक दूसरे से आदान प्रदान करके व्यापार करते थे। माप तौल की इकाई उन लोग की, माप तौल की इकाई 16:1 में थी, माप तौल की। उसके बाद हम लोग बहुत मेन पॉइंट गाइस करेंगे इसमें, ज़्यादा हम लोग उसको लेते नहीं करेंगे। जो मेन है, जो जानने लायक बातें हम लोग वही लिखेंगे इसमें। ठीक है। जितना भी है ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके पहले ही मैंने जो बताया वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। मिली है। मात्र देवी की प्रतिमा मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि वो सब लोग पूजा करते थे। पूजा, मंदिर का कोई प्रमाण लेकिन नहीं मिला है इसमें, मंदिर का। हाँ, कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, इतना हो गया। आइए हम लोग उसके आगे देखते हैं। शहरी नियोजित व्यवस्थाएं थी, नालियाँ सड़कों को संकोड़ कर काटती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। व्यापार की प्रमुखता थी, माप तौल की इकाई 16:1 में थी। मात्र देवी की प्रतिमा मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो लोग पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ये लोग जो ईंटों का प्रयोग करते थे, पक्की ईंटों का, आग में पकी हुई मिट्टी की ईंटों को ये लोग टेराकोटा कहते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। क्या क्या मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके पहले गेहूँ और जो इनकी मुख्य फसलें थी, किस कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, ये हम लोगों ने 9 पास आउट काल में देखा था। मतलब पीछे से चले आ रहे हैं, तो ये लोग, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मुख्य फसल हम लोग जानते हैं गेहूँ एवं जौ थी। और उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो देखते हैं क्या क्या इसमें मिला था। तो इसमें स्नानागार मिला था, योगी की प्रतिमा मिली थी, और नटराज की मूर्ति। ठीक है, ये इतना चीज मोहनजोदड़ो से मिला था। और सिंधु सिंधु सभ्यता
स्वास्तिक, ये आप लोग याद रखोगे, इसका भी साक्ष्य मिला है। स्वास्तिक की खोज सिंधु सभ्यता ने हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार, योगी की प्रतिमा और नटराज की मूर्ति मिली है। ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है, लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और मंदिर का कोई प्रमाण तो मिला नहीं इसमें, लेकिन ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति, गोबर, दार, बैल, पीपल इत्यादि की पूजा करते थे। ठीक है, हम लोगों ने इन सब की विशेषताएं देख ली, क्या क्या था, क्या क्या मिला इसमें, और लोग क्या क्या करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता में क्या ऐसा हुआ कि अचानक से सब खत्म हो गया। इसके बाद वाले में हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन। सिंधु सभ्यता मतलब गया। भाई जितना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज गाइस। सिंधु सभ्यता का पतन का जितना जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, तो हम मोटिवेट होंगे तो आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी के पतन के कारण पहला इसमें था जो व्हीलर ने बोला था, व्हीलर ने सिंधु घाटी के पतन के कारण को आर्यों का आक्रमण बताया है। आर्यों का आक्रमण इसलिए बताया क्योंकि वैदिक सभ्यता का उद्भव जब हुआ तो उसमें मध्य एशिया से आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। तो इन्होंने आर्यों का आक्रमण बताया, लेकिन उस समय लोहे का साक्ष्य मिला नहीं था, तो हम लोग युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकते। तांबे का साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन लोहे का नहीं मिला था। फिर भी इतिहासकार तो हैं अपने आप में तो लिखे थे इन्होंने, तो मानना पड़ता है, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं है इनका। तो इनके कारण, इनके कहने के मतलब आर्यों का आक्रमण, इनका मानना है कि आर्य उधर से मध्य एशिया से आए, आक्रमण कर दिए तो ये सब लोग मार गए। अरे सबको कैसे कोई मार देगा यार, कोई तो बचेगा। फिर भी ठीक है, अपने आप में इतिहासकार है, इन्होंने माना है तो होगा ही। उसके बाद दूसरा देखते हैं, डॉक्टर कैनेडी। इन्होंने बताया कि मलेरिया की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया की वजह से हुआ। इन्होंने बोला कि ये सब नदी किनारे रहते थे, तो वहाँ पे पानी यहाँ रुकता है, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मच्छर काटे इन लोग को, उससे लोग सब लोग मर गए। मच्छर काटेगा यार तो कितना काट लेगा, सबको मलेरिया इतनी जान ले और मारे तो नहीं है कि सबको जान से मार देगा। फिर भी ठीक है इनका भी। उसके बाद पैंके महोदय का देखते हैं। पैंके महोदय ये बोले कि उल्का गिर गया, उल्का
उनका पिंड गिर गया। इन्होंने बताया कि उनका पिंड गिर गया जिससे कि सारे सिंधुवासी मारे गए। ठीक है, इनका मान लेते हैं जैसे इन दोनों का माने हैं। उसके बाद फोर्थ पे जो थे सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं को दी जाती है, मैके महोदय को। मैके महोदय, इनका कहना है कि बाढ़ इनका मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन बाढ़ मुख्यतः रूप से बाढ़ है। ये हम लोग मान भी सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी वहां से 5 नदी पर आपने देखा है कि 5 नदी उसके अगल बगल थी और सिंधु नदी अपने आप में खुद एक बड़ी नदी। तो इनका कहना हम लोग मान सकते हैं कि नहीं सही है, ये बाढ़ आया होगा अचानक और सब उसमें डूब गए होंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को भी समाप्त कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग के खातिर इतना प्रयास कर रहे हैं। हम आपके छोटे भाई के समान हैं। ठीक है गाइस, नमस्कार।